नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि बिहार की राजनीति प्रत्येक दिन गर्म हो रही है और जिससे सरकार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलों से घिरती जा रही है। कल जिस तरह आलोक मेहता का बयान आया 90% और 10%, उसके पूरे बिहार में आलोचना हो रही है। हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में है अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह। संजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार। और दूसरी तरफ बता दें कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी हैं, जो कि पूर्व सांसद और पूर्व बिहार के मंत्री रही हैं। और इस मुद्दे पर, चूंकि कुशवाहा पर जब राजनीति चल रही है जगदेव प्रसाद जी की जयंती को लेकर के, तब जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम से रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ आलोक मेहता ने कार्यक्रम करते हुए और तेजस्वी यादव ने कहा कोई इनको छू नहीं सकता। अभी रामविलास चिराग पासवान के साथ हैं। रेणु जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो कुशवाहा पर बिहार में राजनीति हो रही है, कुशवाहा समाज के लिए आलोक मेहता का जो बयान आया है 90% और 10%, इसका क्या मायने लगाया जा सकता है? और बिहार में 1990 से पिछड़ों का ही मुख्यमंत्री है। तो पिछड़ों के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आज भी जब वही नारा लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आखिर ये पिछड़े की जो सरकार है बिहार पिछले 30 वर्षों से 31-32 वर्षों से, तो वो क्या सुधार, कितना % सुधार लाया है ये तो पहले बता दे। तभी तो दलितों, पिछड़ों का, शोषितों का 90% मांग है और कितना प्रतिशत सुधार हुआ, तो उसी के हिसाब से ना फिर ये नारा लगाई जानी चाहिए। तो क्या लगता है कि इसका सियासी मायने है? क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के इस तरह के बयानबाजी की गई है, तो क्या इसका सवर्णों पर असर नहीं पड़ेगा रेणु जी? तो क्या आप आलोक मेहता जी के इस बयान का खंडन करते हैं कि इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए बिहार की राजनीति में? चूंकि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको रोका गया है, जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनाने से रोका गया, तो क्या कितना जायज मानती है इसको? हाँ, उन्होंने आरोप लगाया उपेंद्र कुशवाहा ने। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कहा कि अभी राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ों को लेकर के बड़ा बयान दे रही है। हमारे साथ सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ में रेणु जी, संजीव सिंह है। संजीव जी, इसको आप किस रूप में लेते हैं? कहा 90% और 10%, तो इसको किस रूप में आप लेते हैं? क्योंकि ये सियासी मायने निकाले जा रहे हैं इसका आने वाले चुनाव को लेकर। ये बहुत बढ़िया बात अभी रेणु जी ने कहा। रेणु जी बिहार की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ है। कई बार की बिहार की मंत्री हैं, सांसद रही हैं। अभी लोजपा रामविलास में
श्रेष्ठ राष्ट्रीय नेत्री भी है, अब बहुत अनुभवी है, सारगर्भित है। उन्होंने कहा है कि जगदेव बाबू का जो बयान है वो किसी जाति, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। शोषित कोई एक जाति और वर्ग नहीं होता है, शोषित हर एक समाज में होता है, दलित पिछड़ा हर एक समाज में। जो दबा हुआ है, लाचार है, वो दलित है, ठीक है। जो पिछड़ गया आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, वो पिछड़ा है। ये तो गलत परिभाषा बना दिया गया कि पिछड़ा मतलब एक जाति विशेष, दलित मतलब एक जाति विशेष। होना यह चाहिए था जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से, जो अन्य तमाम जो विकास के आयाम है उस रूप से जो पिछड़े हुए दलित हैं उनको दलित पिछड़ा मानना चाहिए था। जगदेव बाबू का वही सोच रहा है और वही रेणु जी बोल रही है। मैं तो जानता हूं नागमणि जी जो जगदेव बाबू के सुपुत्र हैं वो हमारे साथ बार बार रहे हैं, कई बार रहे हैं, आज भी हम लोग बात करते हैं, उनका भी यही कहना है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आलोक मेहता जी के माध्यम से जो आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है बिहार की राजनीति में कि 10 बनाम 90 करके हम बिहार में अगड़े और पिछड़े दलित को एक साथ करके आपस में आग लगवाई जाए, लड़ाई जाए, ठीक है, और एक नया सामाजिक द्वंद्व छेड़ा जाए, ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है और इसमें सचेत रहने का जरूरत है बिहार के लोगों को। और इस मामले में पिछड़े समाज का भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, दलित समाज का भी जो बुद्धिजीवी नेता है, निश्चित रूप से इन सच्चाइयों को लेकर आगे आएंगे। ये बड़ी बड़ा सवाल है। रेणु जी अभी जुड़ी हुई हमारे साथ लाइन पर। ये बड़ा सवाल है कि अगड़ी पिछड़ी कर करके जो राजनीति खेली जा रही है, कभी मांझी जी कुछ बोल देते हैं, कभी आलोक मेहता, और उसको सपोर्ट करने के लिए सीधा तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई आलोक मेहता को छू नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस पर विवाद लेकर के उन्होंने उनका जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है शिक्षा मंत्री जी का, उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को नकारात्मक लेगा, इसलिए इसको नहीं बोलना चाहिए। तो इसका क्या असर पड़ेगा और विकास से बिहार कितनी दूर है? चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार सभी मुद्दे पर फैले और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है चिराग पासवान ने, कल उन्होंने बयान दिया। रेणु जी, चिराग पासवान ने इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। महामहिम जी को उन्होंने संदेश दिया है चिराग पासवान ने। जी रेणु जी। हाँ देखिए, असल में है क्या, वास्तव में मैं भी देखते आ रही हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो विभिन्न तरह के जिन राजनेता लोग अपने खिलौने से निकालने रहते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं, जाति धर्म। अब श्री कृष्ण बाबू को मान लेगा कि एक ही जाति के नेता है, इतना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है महापुरुष को। हमारे जो प्रेरक पुरुष है हमें प्रेरणा देते हैं। और विकास तो देखिए कौन ही हो गई, आजादी के 75 साल बाद ही ये हम लोग अमृत वर्ष बना रहे हैं। और विकास कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है? क्या जगदेव बाबू यही लगे थे कि ये सारा शिक्षा और सबको अशिक्षित बना दो? आजादी के 75 साल बाद में जहाँ विज्ञान एक रफ्तार पर पहुंच गया है कि सबको चौपट कर दो, अंधेर रगड़ी चौपट राजा टकेसरबाजी टकेसर खाजा कर दो और शासन करते रहो। तो ये बहुत ही बिहार के लिए दुर्भाग्य है। जाति को जाति में बांटना, ये जाति की बात करना, धर्म की बात करना। एक बात हो, एक नारा हो बिहारवाद की, एक नारा हो विकासवाद की। आज के समय में तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों जातीय जनगणना को लेकर के बड़ा मोर्चा खोला था, तो इसके पीछे यही उद्देश्य है कि जातीय जनगणना में 90%, 10% को निकाला जाए, उसके बाद जनता के सामने परोसा जाए, उसको उस हिसाब से जो अधिकार है, जो राजनीतिक अधिकार है वो दिलाया जाए। यही ये संदेश था या एक उनका काम रहा होगा? रेणु जी, ये 30 वर्ष में राजनीतिक अधिकार नहीं दिला सके तो आप तो माने पार्टी का तो राजनीति का अंतिम दिन है, अंतिम स्टेज है, अंतिम समय है। अब ये क्या कर पाएंगे? जिस समय ये लालू जी के भ्रष्टाचार के विरोध में लगे थे, उस समय हमारे जैसे लोग केवल पिछड़ा ही नहीं, केवल दलित ही नहीं, सवर्ण लोग भी इनके साथ मिले थे और बिहार की तरक्की उन्नति के लिए इन्होंने कहा था कि लालू जी भ्रष्ट है, 800 करोड़ का घोटाला किया है, नया बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। सारे यंग लोग, सभी जाति धर्म के लोग इनके साथ दौरे दौरे आए, लेकिन क्या हासिल हुआ? सारी जॉर्ज साहब इनका साथ दिए, पैसा लाए, खोज खोज कर
निश्चित। ये सब एक लॉलीपॉप है जो जनता को बरकरार जा रहा है, इसको मानसिक रूप से जनता को बेईमान बनाया जा रहा है। संजीव जी ये बताइए, जातीय जनगणना में आपको बताया जाएगा कि आप 10% है, क्या करेंगे? आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अभी रेणु जी लाइन पे है। हाँ, और रेणु जी बिहार के राजनीति के एक मजबूत स्तंभ है, कुशवाहा समाज से ही आती हैं। और कुशवाहा समाज के श्रेष्ठ महापुरुष जगदेव बाबू के वक्तव्य पे ही ये बात चल रही है। तो जगदेव बाबू खुद अपने नारा में सवर्ण शब्द का इस्तेमाल नहीं किए थे। मेरी बात को समझो आप, सवर्ण शब्द का इस्तेमाल जगदेव बाबू नहीं किए थे। जगदेव बाबू ने कहा 10% का 90% पे शासन नहीं चलेगा। उस समय की बात थी। हाँ, मेरी बात को आप समझो। हाँ। वो 10% कौन थे? जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, जो कानूनी रूप से ज्यादा इस्तेमाल करने की शक्ति रखते थे, जो राजनीतिक रूप से ताकतवर थे। वो 10% में सभी जाति, वर्ग, मजहब, धर्म के लोग थे, ना केवल सवर्ण थे। सवर्ण की चर्चा तो जगदेव बाबू ने किया भी नहीं है। और खुद रेणु कुशवाहा जी लंबे समय तक काम की है, अपने जगदेव बाबू के दिशा निर्देशन पे काम की है। नागमणि जी काम करते रहते हैं। इन तमाम लोगों का स्पष्ट मंतव्य है कि पिछड़ी जाति, दलित जाति का 90% वाले विषय से कोई लेना देना है नहीं। जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, 10% का जो विश्लेषण आलोक मेहता और तेजस्वी यादव जो मंच पर थे उन्होंने किया है, उसका मतलब 10% मतलब जो कि आर्थिक रूप से मजबूत थे, राजनीतिक रूप से मजबूत, ना कि जाति का क्या है। वहां जाति का क्या है, लेकिन आप विश्लेषण कर रहे हैं कि ये नहीं। मनोज जी इसको समझना होगा, राजद का मूल एजेंडा ही रहता है सवर्ण बनाम अन्न। उसका मूल एजेंडा रहता है। वो तो रोजगार रोजगार कर करके चिल्ला रहे थे अभी कुछ दिन समय पे, तो रोजगार आयोग बनाकर दिखला। उद्योग विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, स्वरोजगार के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, सामाजिक सुधार का कोई रास्ता नहीं है, गरीबी उन्मूलन के लिए कोई योजनाएं नहीं है। केवल और केवल सवर्ण बनाम अन्न की लड़ाई छिड़वा के, आगजनी करवा के, दंगाबाजी करवा के वो बिहार में फिर से नए सिरे से वही जंगल राज लाना चाहते हैं और खुद को मुख्यमंत्री का पद पकड़ के यानी हासिल करना चाहते हैं या छीन लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार से भी अलग होके वो मुख्यमंत्री पद पाने के लिए बेताब है। और इन्हीं योजनाओं के तहत आलोक मेहता से ये बुलवाया जा रहा है। ये राजद की रणनीति है कि सवर्ण बनाम अन्न करो, जबकि जगदेव बाबू ने कभी भी 10 बनाम 90 में सवर्ण का नाम ही नहीं लिया था। ये उपमा देकर बेवजह हुआ उड़ाया जा रहा है कि सवर्ण बनाम दलित और पिछड़ों के बीच आगजनी करवाया जाए, मारपीट करवाए। अगर यही मुद्दा उठता है, राजद उठाता, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सड़क पर उतरेंगे, बताएंगे लोगों को कि हम लोग तैयार हैं? का जो विश्लेषण मनोज बाबू हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल सही तरीके से तैयार हैं। और ना केवल सवर्ण मोर्चा बल्कि बिहार के जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित समाज का जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जानकार समझदार लोग हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सामाजिक द्वंद्व, सामाजिक संघर्ष का कोई आधार अब बचा नहीं है। हाँ, ताकि सामाजिक संघर्ष होना बहुत जरूरी है। सब तो मिले जुले हुए हैं। हम तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं। लालू जी को भी बनाने में सवर्णों की बड़ी भूमिका रही है। आज भी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी तो पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं। अमित शाह अति पिछड़े समाज से आते हैं। सबके साथ सवर्ण रहना सीख गया है, साथ देना सीख गया है, स्वीकार कर लिया हुआ है। तो इसमें सवर्ण और बाकी के लोगों में झगड़ा कहाँ है? हम तो उनके नेतृत्व को भी स्वीकार कर लिए हैं। लेकिन हमारे अस्तित्व के साथ अगर कोई खिलवाड़ करना चाहेगा, चाहे वो राजनीतिक रूप में जातीय जनगणना करवाकर, मैं इसमें एक बात बोल देना चाहता हूँ, एकदम बड़े खुले मन से बोल देना चाहता हूँ, ये जातीय जनगणना करवाने के पीछे जहरीली साजिश है राष्ट्रीय जनता दल का, जिसमें दुर्भाग्यवश नीतीश कुमार की भी पार्टी और नीतीश जी भी शामिल हो गए हैं। जातीय जनगणना के तहत हमारा जनसंख्या 10% नहीं होने वाला है। हम बिहार में अल्पसंख्यक के बराबर या उससे कुछ ज्यादा हमारी संख्या है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, हम बिहार में अनुसूचित जाति यानी दलितों से भी ज्यादा संख्या में है। लेकिन हम गर्वान्वित नहीं करते कि हम इतनी संख्या में हैं। अगर हमें किसी संख्या से कम या ज्यादा होने का न गर्व है न ही गम है। लेकिन ये लोग करेंगे क्या? बिहार में जनगणना जरूर करवाएंगे और सवर्णों की संख्या जब इन समाज से ज्यादा होगी या 1% ज्यादा जब समझ में आएगा तो निश्चित रूप से आर्थिक जनगणना में घोटाला होगा और सवर्णों को जानबूझ करके 8-9% दिखाने का प्रयास करेगा ये राजद के लोग और ये नीतीश कुमार के लोग। हम बड़े दावे के साथ कहते हैं। आपके और भी दल के लोग हैं
जो सवर्ण को और अति पिछड़ों को साथ लेके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी खामोश हो गई। उन्होंने कहा हम भी जातीय जनगणना का बाद में समर्थन कर रहे पहले, इसके बाद आप बताइए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ने भी अब उस तरह खुल के नहीं बोला है। तो कोई भी पार्टी इस सवर्ण और अति पिछड़ों को लेकर के ये नहीं बोल रही है। अगर जातीय जनगणना में आपने कहा 8-9%, आप क्या करेंगे फिर? आंदोलन करेंगे? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कोई केंद्रीय एजेंसी जातीय जनगणना का निगरानी करे, कोई केंद्रीय एजेंसी बनाने की जरूरत है, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पे मॉनिटरिंग जरूर करे, क्योंकि ये जातीय जनगणना में आंकड़ों की घोटालेबाजी सवर्णों के पक्ष में निश्चित रूप से होने वाली है। यह पक्का है, यह तय बात मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ बार बार। और इसी घोटाले को करने के लिए तो जातीय जनगणना वो लोग करवा रहे हैं, ताकि यह साबित कर सके कि हम पहाड़ हैं और ये मुट्ठी भर के लोग हैं, ठीक है, हमारी संख्या इतनी है। जबकि मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, दलितों में ही मुसहर से चमार शादी नहीं करता है। उनका रोजी रोटी, उनका खान पीन भी डोम के साथ चमारों का, धोबी का या पासी समाज के लोगों का नहीं चलता है। यानी उनके यहाँ भी बेटी रोटी का संबंध नहीं है। लेकिन एक वर्ग बना दिया गया दलित, तो दलित कहा जाता है, कई जातियों का समूह दलित हो गया। अति पिछड़ा एक वर्ग बना दिया जिसमें न बेटी का संबंध है, यहाँ तक कि रोटी का भी संबंध बहुत जातियों में नहीं है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है। सवर्णों में तो बेटी और रोटी का संबंध चलने लगा है। हम एकजुट हैं और हमारी संख्या भी बहुत दुरुस्त है। हमारे खिलाफ पहले भी साजिश हो रही थी, आज भी साजिश हो रही है। समय के साथ बता दें कि बिहार में अब सियासी राजनीति तेज हो गई है आलोक मेहता और तेजस्वी यादव के बयान पर, लेकिन जदयू अभी असमंजस में है। उन्हें प्रोग्राम करना है आज जगदेव जी के जयंती को लेकर के। रेणु जी, अंतिम सवाल एक जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा या फिर अगर कुशवाहा समाज को, अगर पूरे अति पिछड़ा को देखा जाए तो भागीदारी को लेकर के आज चर्चा हो रही है कि राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं नीतीश कुमार के समय में या लालू प्रसाद यादव के समय में कि जो कुशवाहा समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी सही मिली है? रेणु जी, देखिए, आप कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि हमको जाति के आधार पर हिस्सेदारी मिल जाए, तो हर चीज की नौकरी हो। आज जो आरक्षण लागू है, ये अनुसूचित जाति जनजाति का या पिछड़ों का, बहुत पोस्ट खाली है। तो पहले तो ये क्या कहते हैं, शैक्षणिक रूप से हम लोगों को सबक बनाना होगा ना। आप आरक्षण दे देगा और योग्यता नहीं, तो उस आरक्षण का क्या लाभ है? ठीक बात। तो हमारी आबादी बहुत है, लेकिन हम में योग्यता नहीं है। हम कहते हैं आप शिक्षा को, सरकारी स्कूल को आप चौपट कर दिए, गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल में सबको पढ़ाने की शक्ति नहीं है। तो आप पहले स्कूल में शिक्षा को मजबूत कर दीजिए ना, आर्थिक रूप से लोगों को आप पढ़ाई फ्री कर दीजिए। जो विद्यार्थी अमीर का हो, गरीब का हो, मेडिकल सारा चीज पढ़े, तभी तो होगा। हम कहते हैं ये कहना कि हमको नहीं मिला, तो भाड़ा के कोई नहीं दे देता है किसी को ना। माँ बाप भी तो वही हमारे करते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जो नहीं होते हैं उसको दूसरे काम में लगा देते हैं। तो हम अपनी और भी देखेंगे कि हमने कितनी योजना है, कितनी क्षमता है। जितनी हम अपनी योजना और क्षमता को बना लेंगे तो हम सवर्ण हो जाएंगे, हम फॉरवर्ड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमको अपना अधिकार मिल जाएगा। और देखे भी क्या होगा, इतना देर से तो आजादी के बाद से आरक्षण लागू है, लेकिन कितने लोगों पर हम ही नहीं कर रहे आरक्षण के विरोध में। आरक्षण नहीं हो, हम ये भी नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें योग्य बनाना चाहिए। निश्चित हम समर्थ नहीं हो रहे हैं। हमको शैक्षणिक रूप से पहले मजबूत होना होगा, तभी हमको आरक्षण। चलिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री रेणु देवी हैं, जो कि पूर्व सांसद रही हैं खगड़िया की, अब रामविलास के लोक जनशक्ति पार्टी के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं। अब सवाल यह है कि इस मुद्दे को कौन कितना तेजी से उठाता है। धन्यवाद रेणु जी, फिर हम आपके साथ संपर्क करेंगे। धन्यवाद। तो हम बता दें हमारे साथ रेणु देवी थी, जो पूर्व मंत्री रही है। अब एक सवाल बता दीजिए आप, बहुत सटीक बताइएगा। सवर्ण का जो मुद्दा था, भूरे बाल, अब जानते ही थे कि लालू प्रसाद यादव कहता था भूरा बाल साफ करो। क्या वही मुद्दा एक बार फिर उठने वाला है? जी। 10% का मतलब क्या हो रहा है? जी। तो कहां आप लोगों ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया, जदयू ने भी विरोध नहीं किया है। नहीं मनोज जी, अभी मैं बात बता रहा हूँ, यही तो चाह रहा है राष्ट्रीय जनता दल।
दरअसल वो राक्षसी जनभक्षी दल है, ठीक है, जनता को खाने वाला वैचारिक राक्षसों का समूह है राष्ट्रीय जनता दल। उसका मूल सोच है घोटाला करना, पाइप घोटाला, वर्दी घोटाला, चारा घोटाला, मेधा घोटाला, घोटाला ही घोटाला। जब वो रहेगा घोटाला करेगा या हिंसा करेगा, सवर्णों के खिलाफ भूरा बाल साफ करो के नाम पे आगजनी, गोलीबारी, हिंसा करवाना, यही उसका मूल चरित्र है। वो फिर से उसी चरित्र को लेके बिहार के मुख्य जगह पे यानी नीतीश कुमार को ढकेल के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे काबिज होने को बेताब है, पागल है, हफ्सी बना हुआ है। और ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, नीतीश कुमार भी छटपटा रहे हैं। मैं आपको बात बता दे रहा हूं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, वो छटपटा रहे हैं। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से अगर सवर्ण मोर्चा आगे आ जाए, हम लोग सवर्ण समाज को लेकर सड़कों पे उतर जाएं, तो वो तो चाहता ही है कि सवर्ण उतरे तो इधर से प्रायोजित रूप से दलित और पिछड़ों का समूह बना के हम हिंसा करवाएं, आगजनी करवाएं। ये काम हम नहीं करेंगे, हम बुद्धिजीवी की तरह काम करेंगे, हम वैचारिक तार्किक और तत्पर विरोध करेंगे। और हमारे साथ सवर्ण के अलावा पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के भी बुद्धिजीवी आपको साथ देंगे निश्चित रूप से। अभी रेणु कुशवाहा जी का आपने देखा, वो तो पिछड़ी जाति से आते हैं, कुशवाहा समाज से ही आते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जाति की बात है ही नहीं 10% में। 10% मतलब जो लाचार था, पिछड़ा था, दबा हुआ था, उसकी चर्चा। और चलिए, बहुत अच्छा, ये डिबेट हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हम बता दें ये जो राजनीतिक मुद्दा उठाया गया है ये किसी न किसी तरह स्वार्थ से प्रेरित है। क्योंकि 10% और 90% और पहले मन से वो भी जगदेव प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर इसमें जदयू में आपस में खलबली मच गई है। तो दूसरी तरफ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी अब तैयारी करी है कि इस मुद्दे को पुरजोर से उठाए। लेकिन ये बात सही है, चाहे राज्य स्तर की राजनीति हो या कि देश स्तर की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अति पिछड़े से आते हैं, आपको लालू प्रसाद यादव भी अति पिछड़े से आए, फिर आपको नीतीश कुमार भी अति पिछड़े से आए। तो जब अति पिछड़े पूरी तरह नेतृत्व कर ही रहा है, तो इस मुद्दे को उठाकर जनता के बीच विद्वेष फैलाने का जो एक साजिश है, निश्चित तौर पर ये बुरा असर डालेगा। और ये पूरी तरह माने तो लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए ही किया। मनोज जी एक जवाब मैं देना चाहता हूं, इसको समझने की जरूरत है। इस देश में आप जिलाधिकारी यानी डीएम का लिस्ट आप निकाल कर देख ले, कमिश्नर का लिस्ट निकाल कर देख ले, बड़े बड़े शीर्ष पदाधिकारियों का लिस्ट निकाल कर देख ले। इस देश में 50% से प्लस लोग, 60% के आसपास, 70% के आसपास, किसी सेक्टर में 80%, 90% भी दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। कहीं भी सवर्ण विरोध नहीं करते कि इन पदों पे ये क्यों है। बिहार की ही बहालियों में अभी आप देखें, वीडियो देखें, एसडीओ देखें, जो बिहार स्तर के जो पदाधिकारी हैं, बासा के जो पदाधिकारी हैं, उसमें तो सवर्णों की संख्या बहुत कम है। हम कहाँ आंदोलन करते हैं कि हमारा संख्या यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं दिया गया है, उन लोगों को बैठाया गया है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बैठे हुए हैं, हमारे लिए माननीय है। लेकिन आखिर हमारे साथ जलन क्यों है? इस देश को बनाने में हमारा सर्वोच्च योगदान है, इस देश को बचाने में हमारे सबसे ज्यादा संख्या आहूत किया गया है, बलिदान किया गया है। इसके बावजूद हमारे साथ जलन क्यों? हमारे लोग तो डिग्री ले भी लेते हैं, रिसर्च तक की डिग्री ले रहे हैं, हायर एजुकेशन की डिग्री लेते हैं, उनको नौकरी नहीं होती है, रोजगार के मामले में पीछे चले। लगातार हम चलते रहेंगे और डिबेट करते रहेंगे, जनता का भी ओपिनियन निकालेंगे कि ये जो बयान आया है, इस बयान का क्या सिर्फ चुनाव को मायने है, केवल राजनीतिक मायने है, केवल राजनीतिक अंदर से आपस में विद्वेष फैलाने का। बिहार निकाल न्यूज यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें और जीटीपीएल के 985 चैनल और सिटी केबल के 277 चैनल पर हर घंटे हम हर अपडेट के साथ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।